बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दो टोक और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान मोहतरमा किरण नाज साहिबा इन दिनों उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए बैरून मुल्क हैं, इस वजह से प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, बड़ा अहम सवाल कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से बरतानवी हुकूमत ने क्यों रोका। साबिक़ क्रिकेट कैप्टन्स की इमरान खान के हक़ में मुहिम तेज़ हो गई है और क्या पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स को धमकी भी दी है। क्रिक इन्फो के मुताबिक पीसीबी ने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू स्काई स्पोर्ट्स पर रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दौरान लंच ब्रेक में इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का इंटरव्यू नशर करने पर स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ बाज़ाब्ता अब शिकायत भी दर्ज करवा दी है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक स्काई स्पोर्ट्स ने शिकायत मौसूल होने की तस्दीक भी की है और इस पर तबसरा करने से इनकार भी कर दिया है। क्रिक इन्फो का दावा है कि पीसीबी ने लंच ब्रेक से पहले स्काई से रब्ता करके कहा है कि अगर ये इंटरव्यू नशर किया गया तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान में वापस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इंटरव्यू नशर करने में ताख़ीर हुई। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के बाद मैच दोबारा शुरू किया गया। इससे पहले इंटरव्यू लेने वाले माइकल एथरटन समेत 21 साबिक़ क्रिकेट कप्तानों ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर इमरान खान को जेल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया था। ख़त पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के साबिक़ कप्तानों के दस्तखत थे। आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी एक्स पर लिखा है कि वो भी दीगर साबिक़ कप्तानों के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी साबिक़ कैप्टन्स जावेद मियांदाद और रमीज़ राजा के भी इमरान खान के हवाले से बयानात सामने आए हैं। इसी दौरान इमरान खान के बेटों ने पीसीबी को एक और इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने वालिद की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए दावा किया है कि उन्हें गुज़िश्ता तकरीबन 10 माह से मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है और अहले खाना और वकला से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। इमरान खान को एक मामूली तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी सेहत के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करना मुश्किल बना हुआ है। इमरान खान के बेटों ने कहा है कि उनके वालिद एक मजबूत इंसान हैं। उनके दबाव, ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत सुनना मामूल की बात नहीं है। सूरत हाल पर वो बहुत फिक्रमंद हैं। इमरान खान के बेटों ने बताया है कि साबिक़ बरतानवी हुकूमत, जिसमें केयर स्टारमर और डेविड लेमी शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान जाकर अपने वालिद से मुलाकात की कोशिश ना करने का मशवरा दिया था, लेकिन अब उन्हें सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खदशात की भी परवाह नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिद से मिलकर ये इत्मीनान करना चाहते हैं कि वो किस हाल में हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो नए सेक्रेटरी खारजा उन्हें मदद फराहम करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है कि वज़ीर इत्तलात के मुताबिक कासिम और सुलेमान बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए जारी किए जाने वाले शनाख्ती कार्ड्स के ज़रिए पाकिस्तान आ सकते हैं और अपने वालिद से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब का, आपको बहुत बहुत प्रोग्राम में खुशामदीद। इसी तरह सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। और हमारा साथ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिक शफ़क़त आवान साहब। आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ैफ़ा रहमान साहब से करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, इमरान खान के साहिबजादों का कल एक इंटरव्यू नशर हुआ है, जिसके बाद बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पीसीबी ने इस इंटरव्यू के नशर होने पर एतराज़ उठाया है। बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई गई है, बल्कि खिलाड़ियों को मैदान में ना भेजने की धमकी तक दी गई है। आखिर ये सब कुछ क्या हुआ और क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि पीसीबी ने कोई राब्ता किया था स्काई स्पोर्ट्स से? देखिए, दो बातें हैं। बहुत शुक्रिया एक तो आपका कि इस अहम तरीन और हसास तरीन मौजू के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ कर रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि ये एक बरसा बरस से एक असूल रहा है। हम खुद भी लॉर्ड्स के मैदान में मैच देखने जाया करते थे, मुझे याद है। और अगर हम उर्दू में कोई तहरीर लिख कर ले जाया करते थे, वो बाकायदा कोई ना कोई बंदा तलाश कर लेकर आते थे कि इस उर्दू की तहरीर की वो ट्रांसलेशन करे और देन वो जाकर लॉर्ड्स की मैनेजमेंट को बताए। अगर वो कोई सियासी बयान हो तो फौरी तौर पर या उसको खत्म करने का कहते थे या आपको स्टेडियम से बाहर भेज दिया करते थे। ये क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया, कुछ लॉबी ने मैनिपुलेट किया कि लोग क्रिकेट देखने आए हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आपने उस मैच के नशियात के दौरान जो है कमेंटेटर ने पहले जिक्र किया, फिर इस तरीके से स्काई स्पोर्ट्स ने, ज़रा स्काई स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में सबको जो है लैंडिंग राइट्स देता है जहां पर मैच हो रहे होते हैं, जिस मुल्क को
जो है वो मुल्क लेना चाहे, पाकिस्तान को देता है, हिंदुस्तान को देता है, बरतानिया को इवन के देता है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे इल्म में नहीं है कि पीसीबी का इस पे ऑफिशियली मौकफ जो है वो क्या आया है, लेकिन हमारा सियासी जमात के ऐसे मौकफ है कि क्रिकेट के मैदान को आपने सियासत ने हमेशा दूर रखा है, लेकिन अब आपके पास चूंकि मजबूत लॉबी मौजूद है, आपके पास अरब डॉलर खर्च करने की, चूंकि आपके पास लॉबिस्ट फर्में मौजूद हैं, तो उन लॉबिस्ट फर्म्स के जरिए आप जो आपके पास आपका ससुराल है, उनके जरिए आप असरअंदाज होकर खेल के मैदान में भी सियासत को ले आए। लेकिन ये तो साबिक कप्तानों का ये पूरा एक मामला है ना, उन्होंने ख़त एक तहरीर किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ये ख़त लिखा है, तो इसका लॉबिंग फर्म से क्या ताल्लुक़ है हुज़ैफा साहब? नहीं, देखिए बात यह है कि साबिक कप्तानों को भी मैनेज करना या साबिक पार्लियामेंटेरियन को या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान को या इवन के प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी तरीन मुशीरान से मीटिंग्स करना, ये सारा वही कंटिन्यूशन है जो कि पहले लॉबिस्ट फर्म से स्टार्ट हुई। पहले आपने मीडिया को मैनिपुलेट किया, मुख्तलिफ जरीदों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आपने खबरें लगवाई, मुख्तलिफ आपने आर्टिकल्स पब्लिश कराए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का प्रोपेगेंडा किया, और अब जब वो सारी चीजें काम ना आ सकी तो अब आप क्रिकेट को बता। अच्छा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि जो साबिक कप्तानों की जानिब से खुतूत लिखे गए वो सब लॉबिंग का हिस्सा है? ये बिल्कुल बगैर लॉबिंग के मुझे आप ये बताएं कि क्या इन साबिक कप्तानों को आप मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू करवा लें और मैं इनसे पूछूं कि एक बंदे को एक तोशा खाना है जिसके अंदर उसने पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया, अदालतों ने चोरी में सजा दी, तो क्या आप अपने मुल्क में इस तरह की सजा पर क्या खत लिखेंगे? मुझे मैं लिख कर देता हूँ, पीछे हट जाएंगे, वो बताएंगे जी हमें तो ये बताया गया था कि इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। और लेकिन ये तो चले, ये तो बैरूनी कप्तान हो गए ना हुज़ैफा साहब, ये तो बैरूनी कप्तान हो गए, जो हमने बताया भी अपने इंट्रो में कि कौन कौन से ममालिक के कप्तान इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें तो पाकिस्तानी कप्तान भी शामिल हैं। जावेद मियांदाद रो रहे हैं, रमीज़ राजा बात कर रहे हैं, तो क्या वो भी इस लॉबी का हिस्सा है, इस लॉबिंग का हिस्सा है? नहीं, मैं समझता हूँ रमीज राजा साहब हों या जावेद मियांदाद साहब हों, ज़ाहिर सब की पॉलिटिकल सोच भी होती है, अंदर से पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, बानी तहरीक इंसाफ के साथ लोग खेलते भी रहे हैं, तो लामहला इनका झुकाव मौजूद है। मैं लेकिन ये जरूर समझता हूँ कि इन सब दोस्तों को ये चाहिए कि खेल को और सियासत को अलग-अलग रखें, और अगर आपने कोई बानी तहरीक इंसाफ का फायदा करना है तो कोई अच्छे वकील खड़े करें और उन वकीलों को कहें कि मुकदमा झूठा साबित करें। तो वही काम हुआ कि भुट्टो साहब को जब मौत के केस में अदालत लाया जाता तो हफीज पिरजादा कहते थे कि अगर भुट्टो को फांसी दी तो हुमालिया रोएगा, पेशी पड़ जाती थी। लेकिन बात ये है ना हुज़ैफा साहब, बात ये है कि वो जो साबिक कप्तान है, मैं एक मेरा नुक्ता ले लो, मेरा पॉइंट ले लो ना सर, एक पॉइंट ले मेरा, आपके पॉइंट में बात रह जाएगी बीच में। जी आपके नाज़रीन सुनना चाहेंगे। तो भुट्टो साहब को दूसरी पेशी पर लाए तो उन्होंने कहा भुट्टो को अगर फांसी दी तो लोग खुद सोजियां करेंगे। तो भुट्टो साहब ने हफीज पिरजादा को बुलाया और कहा कि अदालत को ये बताओ कि मैं 109 में इन्वॉल्व नहीं हूं, ताकि मेरी जान छूट जाए। तो ये साबिक कप्तानों को ये बताना है कि ये बताएं अदालतों को कि बानी ने चोरी नहीं की, ये खतूत ना लिखें। सही। अच्छा चलें, अब तो सारा मामला हो गया ना, लेकिन मुझे तो ये तो बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उसके ऊपर अमल दरामद आप क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर अहकामात दिए हैं कि आप उनका इलाज कराएं, आप उनको सरकारी अस्पताल लेकर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप उनके बच्चों से बात कराएं, आप उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाते। तो फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वो तो साबिक कप्तान सिर्फ वज़ीर आज़म से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनके ऊपर आप अमल दरामद कर ले, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा आपकी जानिब से? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। गुजारिश ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लेटर स्पिरिट में अमल दरामद किया जाएगा। हमारी एक रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है, उससे पहले जो चीजें हम समझ सकते थे कि डेंजर टू लाइफ है किसी इंसान की, तो हमने उनका बेहतरीन इलाज भी कराया, उनका चेकअप भी कराया। 2 मुलाकातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। दोनों मुलाकातों में बानी तहरीक इंसाफ ट्रैक सूट में आए, जॉगर्स पहने हुए थे। एक में वो जिम कर आए थे, दूसरे में उन्होंने आखिरी जो मुलाकात हुई नौरीन नियाज़ी साहिबा को कहा कि मेरा टीवी भी बहाल है इस वक्त जेल में, मेरे अखबार भी बहाल है, आप चेक कर लें नौरीन नियाज़ी साहिबा से, और मैं भी इसके बाद जिम करूंगा। उन्होंने कहा जिम तो सुबह किया करें, तो कहने लगे नहीं मैं जिम इसलिए शाम को करता हूं कि आजकल गर्मी होती है सुबह। तो गुजारिश ये कि लेकिन ये बात तो किसी को भी नहीं पता, तो आपको कैसे पता? नौरीन नियाज़ी ने तो ये बात किसी को नहीं बताई, आपको कैसे पता? नहीं ये बड़ी अहम बात है। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने बात जिसको बताई है उन्होंने मुझे बताई है। अच्छा, उन्होंने किसको बताई? उन्होंने किसको बताई? मैं वो बता रहा हूँ जी। मैं गुजारिश ये है कि ना मैं
किसी भी तरह की बगिंग, ना किसी की सीक्रेट गुफ्तगू मैं ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड सुनने का कायल ही नहीं हूं। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको बता रहा हूं, नौरीन न्याज़ी साहिबा ने अपने चंद करीबी लोगों से बात शेयर की, तो जाहिर है हम कॉलीग्स हैं, सियासतदान आपस में बातें कर लेते हैं, तो मुझे उन्होंने बात बताई। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इसमें 19-20 भी कोई फर्क नहीं है। और साथ फिर उन्होंने हिदायत की कि सुहेल से को चारों सूबों में मूव करे और ये सारी चीजें फिर, बल्कि उन्होंने अपनी तहरीक के मुताबिक उन्हें जो है ब्रीफ किया। तो बात है कि एक बंदा इवन के पहली मुलाकात जो हुई, अगली बात सुन ले, पहली मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ ने एक मर्तबा भी अपनी आंखों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और इसी पिम्स में ठीक हुई हैं। अगर नौरीन न्याज़ी साहिबा कुरान पे हाथ रखकर ऑन होती ये कह दे कि ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं फिट हूं और मुझे अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, और जो हुज़ैफा रहमान दावे कर रहे झूठे हैं, यकीन करें बेशक मुझे जाकर वो पीका के तहत। अच्छा मलिक साहब जो हुज़ैफा रहमान साहब दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुरान पर हाथ रख के बता दें नौरीन न्याज़ी साहिबा के बानी पीटीआई ने उनको ये नहीं कहा कि वो फिट नहीं है। तो वो अब हुज़ैफा साहब आपकी बात को आगे लेके मैं चलता हूँ, आप यकीनन ये दावा करेंगे कि फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्या ऐसी बात है? बानी पीटीआई की सेहत को लेकर आप लोग आखिर इतनी सियासत क्यों कर रहे हैं? और इसके साथ साथ एक और सवाल, नहीं मैं उनसे मलिक साहब से सवाल पूछूं। मलिक साहब अगर आप मुझे ये मौका दे दें, ये 15 मिनट प्रोग्राम में बोलने के बाद आप मुझे मौका दे दें। फवाद अली साहब, इनकी चीखें आसमान को जा रही हैं। इन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर डाला और इन्होंने समझा शायद वो पाकिस्तान का मीडिया है, वो हमारे घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इनका वो हाल किया, उन्होंने इंटरव्यू भी चलाया और इन्होंने फिर टीम भी भेजी और वो टीम खेली भी। ठीक है ना जी? तो इन्होंने जो करना था इन्होंने किया और इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की कि ये इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू ना चले, नहीं तो सारी दुनिया को हमारी फस्तायत, हमारा जबर और हम जो कुछ गैर इंसानी सलूक इमरान खान के साथ कर रहे हैं जेल में, वो पूरी दुनिया को पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल हक है। आज पूरी दुनिया चीख रही है कि आप जालिम हो, आप जाबिर हो और आप में इंसानियत नाम की है। आपने जो इमरान खान के मलिक साहब जालिम जाबिर कैसे? हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत आपके साथ बैठी हुई है। हुज़ैफा रहमान कह रहे हैं कि बिल्कुल फिट है बानी पीटीआई, वो तो ट्रैक सूट में आ रहे हैं, वो तो जिम कर आ रहे हैं। तो एक अगर एक मरीज शख्स होगा वो कैसे जिम कर सकता है? मुझे फवाद अली साहब बात करने देंगे आप? जी बोले। आप जरा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया था कि इनको हॉस्पिटल ले जाएं, वहां पे इनके कार्डियक टेस्ट हों, इनके रिक्वायर्ड जितने भी टेस्ट हैं वो सारे हों, इनको 16 तारीख तक हॉस्पिटल में रखा जाए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने नंगी आंख से देखकर इमरान खान को देखा, ना ब्लड टेस्ट किया, ना कुछ और किया और बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के सारे ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं। और खुदारा ऐसे डॉक्टर अगर आपके पास मौजूद हैं तो पूरे पाकिस्तान में फैला दें। ये जो लोग महंगे महंगे टेस्ट करवाते हैं, एनजीओ करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या और लाखों के टेस्ट करवाते हैं, आपके पास तो इतने कारीगर मौजूद हैं कि वो बंदे को देखते हैं और बता देते हैं कि इस बंदे को तो कुछ भी नहीं है। आप लेके गए रात के अंधेरे में इमरान खान को पिम्स में, वही पिम्स जहां की मशीन खराब थी और कार्डियक टेस्ट ना हो सके, और वही पिम्स जहां पे सारी दुनिया ने देखा पिम्स अस्पताल में क्या हुआ। मैं आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर लेकर आना चाह रहा हूं। मलिक साहब मेरी बात, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मलिक साहब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं टॉपिक से फिर हम हट रहे हैं ना, मैं आपको अपने टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूं कि इमरान खान के बेटों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें साबिक बरतानवी हुकूमतों ने भी पाकिस्तान आने से रोका है। क्या वजूहात हो सकती हैं कि बरतानवी हुकूमत उनको रोक रही है कि वो पाकिस्तान ना आए? देखिए, वो बरतानवी शहरी भी हैं, इसलिए जितनी बर्बरियत, जितना जुल्म पाकिस्तान में है, तो शायद उनका कोई ये इसी वजह से कंसर्न हो कि कल कला ये ना हो कि जी हमारा शहरी था तो हम, फिर उनको अपना भी एक मसला होता है कि जी हमारे शहरी के साथ ये हुआ तो हमें फिर उनके लिए ना तगदो करनी पड़े। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से उनको रोका गया होगा। अदरवाइज वो कौन सी इंसानी हकूक की पामाली है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही? वो चादर चारदीवारी से लेकर इमरान खान की सेहत तक, आप जितने भी कोई इंसानी बुनियादी हकूक हैं उनकी क्लियर कट वायोलेशन हो रही है। नुक्ता आ गया आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। जी फवाद अली साहब, इस तरह नहीं, अगर आप बुलाएंगे तो फिर बराबर टाइम देंगे। मैंने आपको बराबर टाइम दिया है। मैं आपकी बात से ही आप जरा टाइम चेक करें। मैं अभी उनका तीसरा ऐसा भी नहीं बोला। मैं आपकी बात को आगे लेके बढ़ रहा हूं। मैं आता हूं, नहीं बोला। हमारा दुख बड़ा है,
आपका दुख बड़ा है, आपकी बात सुन भी रहे हैं और आपका मौक़िफ़ भी हम आवाम के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नहीं रखने दे रहे। नहीं तो मैं इनको मुकम्मल तौर पे इनकी पॉलिसी को नंगा करके रख देता कि कितने ये जालिम, कितने जाबिर हैं और किस जुल्म के साथ ये इमरान खान के साथ डील कर रहे हैं। चलें, और आज आपका पॉइंट आ गया कि जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, लेकिन इस जुल्म और जबर के हालात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं आपके बानी पीटीआई। आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सहर कामरान साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। फरमाइएगा कि इमरान खान साहब के बेटों का मौक़िफ़ है कि उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा इसलिए नहीं दिया जा रहा कि शायद हुकूमत को डर है कि वो पाकिस्तान आकर इमरान खान की रिहाई मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन जाएं। आपको लगता है कि हुकूमत वाकई इस हवाले से कुछ खौफज़दा हो गई है, खौफ का शिकार दिखाई दे रही है, इस वजह से वो रोक रही है उनके बेटों को पाकिस्तान आने के लिए? जी बहुत शुक्रिया फवाद। देखें, बात यह है कि औलाद का और वालिदैन का जो ताल्लुक़ होता है, अगर आपके पास रास्ता है, अगर आपके पास नाइकॉब कार्ड है, अगर आप उस पर सफ़र कर सकते हैं, तो आप किसी इजाज़त के तलबगार क्यों हैं? आप आएँ, अपने वालिद से मिलें, आप जो है उसकी सेहत के बारे में आगाही हासिल करें। आप जो है दूर बैठ के, यानी इतना अरसा हो गया, अगर हम इस बात की बात करते हैं कि जी वो कैद हैं या उनके मुकदमात हैं, तो भाई पैरवी करने के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके बेटे उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप सियासत में हिस्सा ना लें, अपने वालिद के साथ तो आके खड़े हो ना। दूसरी बात ये कि देखें, जहाँ तक कि सेहत का और इलाज का मामला है, यकीनन ये हर एक का फंडामेंटल राइट है और मैं किसी वाक़े को दूसरे वाक़े से नहीं जोड़ना चाहती, मगर बहुत अफसोस होता है और बहुत दुख होता है कि हमने जो भी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस हासिल की थी, उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो खुद इमरान खान साहब ने किया ना। क्या वो उन्हें अपनी न्यूयॉर्क की तकरीर याद है? क्या उन्होंने जो है दूसरी जमातों की जो है किसी से बात करना पसंद किया? उनकी ख़वातीन को उन्होंने बख्श दिया? किस तरीके से फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जो है वो 12 बजे के बाद जो है पॉलीक्लिनिक से हस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जेल मैनुअल है उसको वायलेट किया गया। लेकिन बात यही है ना, पीटीआई ये कहती है कि जो उनसे गलतियां हुई, तो क्या वही गलतियां आप भी दोहराएंगे, उसका बदला लेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए फवाद, मैं ये कहती हूँ, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये एंड होना होगा। देखिए, ये हुकूमत को, अगर कोई शख्स बीमार है, मैंने पहले ये बात की है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम सियासी बात करते हैं, जब इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। मैं तो आज भी समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है एक फ़ाल किरदार, एक मुस्बत किरदार अदा करे, पार्लियामेंट में कायमा कमेटियों में फ़ाल हो। ये जो इन्होंने खुद एक स्पेस क्रिएट किया ना कि आपने चलती हुई असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, आप छोड़ के चले गए। और नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने की सहर कामरान साहब, बहुत अच्छी बात की, और इसको मैं भी इंडोर्स करूंगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि चाहे किसी का भी मामला हो, चाहे कोई भी हो, सेहत के मामले के ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर इलाज होना है बानी पीटीआई का, तो उनका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में ही इलाज होना चाहिए। चूँकि प्रोग्राम में हमने आगे भी बढ़ना है और बड़ा अहम सानहा, बहुत ही अंधोनाक सानहा हुआ है कि सानहा पिम्स हुआ है, उसके हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है। 3 दिन गुजर गए हैं नाज़रीन, लेकिन अब तक मालूम नहीं हो सका है कि नर्सरी में आग कैसे लगी थी, मासूम फूल जैसे बच्चे शहीद हो गए, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, 48 घंटे में उसको रिपोर्ट पेश करना थी, वो रिपोर्ट भी अभी तक पेश नहीं हुई है। इसके अलावा इफ्तिखार गिलानी साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं, जिन्हें अपनी ही पार्टी के सदर शाह गुलाम हैदर ने वोट नहीं दिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आखिर किसकी चॉइस हैं, जिनकी वजह से आपने अपनी पार्टी सदर को ही नाराज़ कर दिया है? क्या वजह है कि एक टेक्नोक्रेट को आपने वज़ीर आज़म नामज़द करवा दिया, ना कि कोई मुंतखब शख्स जो वहाँ से मुंतखब हुआ है उसको वज़ीर आज़म बनाते? नहीं, ऐसा नहीं है फवाद साहब, आप गिलास आधा खाली देख रहे हैं, मैं गिलास आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। आप इफ्तिखार गिलानी को मुस्लिम लीग नून का नहीं समझ रहे, लेकिन इफ्तिखार गिलानी जो है पिछले 15-18 साल से PMLN के साथ हैं। ठीक है, 2016 में भी ये वज़ारत उज़्मा की दौड़ में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए। 21 में ज़ाहिर हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 26 की अगर आप बात करें तो पार्टी के कमिटेड साथी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इफ्तिखार गिलानी साहब PMLN के साथ साथ बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाहिर कश्मीर के मारूजी हालात को भी देखना है, तो सबके लिए काबिल कबूल चॉइस हैं।
और ऐसा कोई पहली दफा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने कई दफा किया, पीटीआई ने कई दफा किया कि अपने पार्टी सदर को जो है वज़ीर आज़म नहीं नामजद किया। तो मेरे ख्याल से अगर एक यंग ब्लड को वज़ीर आज़म बनाया गया है और ये बयानियां बनाना कि वो कोई इलेक्टेड नहीं है, तो भाई उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और चंद सौ का फर्क आया और उसके बाद ज़ाहिर है वहां के कानून के तहत जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर उन लोगों ने उसको वोट दिया जो लोगों से वोट लेकर आए थे, तो लामहला उसका इंतखाब हुआ। ये हमारी पार्टी के अंदर तो बात जरूर हो सकती है, ज़ाहिर है हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है कि वजारत उज़्मा एक पीक है और अगर मैं एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं तो मुझे ये मनसब मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी का जो अमीर है वो मियां नवाज शरीफ है। जो नवाज शरीफ का फैसला है वो पार्टी के लिए काबिल कबूल होना चाहिए और किसी भी तरफ से ये कहना और कि हम पार्टी के अमीर का फैसला जिसने कबूल नहीं किया, मैं गुलाम कादिर साहब की बात कर रहा हूं, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? चूंकि पार्टी के अमीर का फैसला उन्होंने डिसोन कर दिया ना, उन्होंने तो एब्सटेन किया, वोट उनको नहीं दिया। इसी नुक्ते के ऊपर मैं आता हूं, चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम दो टोक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, क्या किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी शाह गुलाम कादिर के हवाले से, वो कि आपने उनको ये ओहदा देने की कोशिश की कि सदर उनको बना दिया जाए, उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए, बात यह है कि शाह गुलाम कादिर साहब बहुत सीनियर हैं और मेरे ख्याल से मैं ऑन एयर स्क्रीन पे बैठकर अपनी जमाती किसी बंदे के बारे में कहूँ कि डिसिप्लिन प्रोसीडिंग होगी, इसका फैसला तो मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अमीर की इताअत क्या है कि जब अमीर आपकी पसंद का फैसला ना करे और आप उसके आगे सरनगू हो तो ये इताअत है और ये फरमाबरदारी है। अगर आपकी पसंद के मुताबिक फैसले हो रहे हैं और आप इताअत कर रहे हैं तो इताअत ना हुई। तो उनके बारे में क्या फैसला होगा ये मियां नवाज शरीफ करेंगे और मियां साहब का ही फैसला है। और मियां साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, बहुत चीजों को नजरअंदाज भी करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि शाह साहब के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। तो मलिक साहब, आप ये फरमाइएगा कि नई हुकूमत बनने से पहले नून लीग के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के चैलेंजेस को हल कर पाएगी? इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है हमें तो कश्मीर में। देखें, चलें, एक ये इन्होंने जो फैसला किया है, तो एक जो वोट को इज्जत दो का एक नारा हुआ करता था मियां नवाज शरीफ साहब का, बिल्कुल, आज उसको दफन करके उसका बिल्कुल जमीन बोस करके और उस पर मज़ार कायम कर दिया। कभी ये भी आपने देखा है कि एक शख्स 2021 में इलेक्शन लड़ा, हार गया, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। वो शख्स 2026 में इलेक्शन लड़ा, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, हार गया, और वो कुछ लोगों का मंजूर नज़र था, उन्होंने उसको टेक्नोक्रेट पे मुंतखब करवाया और आपको कहा कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और आपको इतनी अकल भी ना आई कि आपने सारी जमहूरी रवायात को पस पर्दा रखते हुए उसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा दिया। अब मुझे तो उन लोगों पे हंसी आ रही है और रोना भी आ रहा है कि जिन लोगों ने उसको वोट किया, कि एक शख्स जिसको आवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है पिछले 2 दफ़ा से, आप उसको वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं। तो ये जो मंतक है ये नून लीग की हो सकती है, ये जो जमहूरियत है ये नून लीग की हो सकती है, और इस तरह के फैसले सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। कोई दूसरी जमात इस तरह के फैसले मेरे ख्याल में नहीं कर सकती। और आने वाले दिनों में इस फैसले का ये देखेंगे कि इन पे क्या असर होगा। कि आप जब देखें एक जमहूरी रवायात से हट के, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरी रिवायात से हटकर ये फैसला हुआ है, लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जमहूरी रिवायात में इस तरह की मिसालें पहले भी मिलती हैं, साहब की तो ड्यूटी पहले भी मिलती हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना मलिक साहब, आप जो बात कर रहे हैं वही पॉइंट में ज़रा अब सहर कामरान साहिबा से ही पूछ लूँ। सहर कामरान साहिबा, जैसा कि मलिक साहब भी कह रहे हैं और ज़बान ज़द आम है, सहाफ़ियों का भी ये दावा है कि इफ्तिखार गिलानी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए नून लीग की क़यादत पर दबाव था। आप भी इस मौक़िफ़ को ऐसे ही देखती हैं या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि फवाद में तो ये तो नून लीग का अपना अंदरूनी फ़ैसला है कि वो मुंतखब जो है अपने मेंबर को बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म, या जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया उसको बनाना चाहते हैं। इसका जवाब तो उन्होंने अपने मेंबरान को देना है, अपनी जमात को देना है। मुझे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर है कि जिस तरीके से कश्मीर एक कितना सेंसिटिव इशू है और इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया गया। पहले
2 वज़रा के जो बयानात थे उनको लेके, और उसके बाद फिर फेजेस पे इलेक्शंस कराए गए, ये कह के जी सिक्योरिटी के नाम पे फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी भी मेंटेन ना हुई। और देखें प्री पोल रिगिंग से लेके जो है ड्यूरिंग द पोल रिगिंग एंड पोस्ट पोल रिगिंग, तो ये नज़र आ रही है सामने चीज़ें। ये कोई अच्छे मैं समझती हूँ कि नहीं है प्रेसिडेंट्स जिनको अप्रिशिएट किया जाए, और ये शायद इनको अपने अंदर एक जवाबदेही करनी होगी, और आवाम तो पूछेंगे ही कि कश्मीर जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि आवाम तो पूछेंगे, आवाम तो सवाल करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा नून लीग के लिए कि अब वो इक़्तिदार किस तरह से चलाती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और जो इफ्तिखार गिलानी साहब से उम्मीदें हैं अमीर लीफ को क्या वो उन पर पूरा उतरते हैं। पिम्स की मैं ज़रा चाहूँगा कि बात कर लूँ, चूँकि हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, हमेशा से हमने ये देखा है कहीं पर बड़ा सानहा होता है, दुनिया में यही इसकी रिवायत है कि कहीं पे कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं सेहत के हवाले से। कहीं ज़चकी वार्ड में अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो फिर वज़ीर सेहत इस्तीफ़ा दे देता है, कहीं बच्चे जिस तरह पिम्स में वाक़या हुआ है इस तरह के सानहात होते हैं तो इस्तीफ़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो ये कि कोई ज़िम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा, और वज़ीर आज़म को पिम्स आतिशज़दगी कमेटी की रिपोर्ट पेश होना थी, क्या बना उस रिपोर्ट का, अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। देखिए फवाद साहब, चूंकि आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मैं वो शख्स हूँ कि किसी का सब्र नहीं समेटना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी शख्स ने जिम्मेदारी कबूल की, वो आया कि डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था, उसका नाम मुस्तफा कमाल है, और उसने वज़ीर आज़म साहब से कहा सुबह 10-11 बजे ही, वाकई घंटे 2 बाद ही, कि अगर आप समझते हैं तो मैं जो है अपनी ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और आगे कंटिन्यू नहीं करता। तो लेकिन वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर समझते हैं कि उन्होंने खुद देखना है कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार, कितना जिम्मेदार है। और पीएम साहब ने जो पहली मीटिंग ली, जब वो सेटिस्फाई नहीं हुए कुछ सवालों के जवाबात पर, तो उन्होंने सेक्रेटरी को सस्पेंड किया। अभी जो इंक्वायरी कमेटी है उसकी सिफारिशात जो है वज़ीर आज़म साहब के पास मेज़ पे पहुंच गई होंगी या कुछ घंटों में पहुंच जाएंगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब किसी भी चीज़ को खातिर में लाए बगैर जो है जो भी रॉन्ग डोर होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और चाहे वो कोई ईडी हो, जो अस्पतालों को डायरेक्ट देख रहे हैं, जो वजीर हैं, उनका इस्तीफा उन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन सेक्रेटरी को उन्होंने बरतरफ कर दिया, ना ही पिम्स के डायरेक्टर को उन्होंने बरतरफ किया। सेक्रेटरी का क्या आखिर कसूर? देखिए बात यह है कि किसी भी मिनिस्ट्री का रूल्स ऑफ बिजनेस में कस्टोडियन सेक्रेटरी होता है, और ज़ाहिर सेक्रेटरी ने ही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी सेक्रेटरी होता है, तमाम बजट उसके पास होता है। अगर एक सेक्रेटरी 4 या 5 किलोमीटर, यानी इदारे के सरबराह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, देखिए मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। देखिए इदारे के सरबराह के खिलाफ एक्शन वज़ीर आज़म ने नहीं लेना, इदारे के सरबराह के खिलाफ एक्शन सेक्रेटरी ने लेना है। ईडी लगाया हुआ है किसी को तो सेक्रेटरी ने लगाया हुआ है, तो वज़ीर आज़म साहब ने सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेकर नया सेक्रेटरी लगा दिया, कमेटी बना दी। वो कमेटी जो अपनी रिकमेंडेशन देगी, इंडिपेंडेंट उसमें लोग हैं, उसमें जो भी यानी कमेटी की जो सिफारिशात होगी उस पर अमल दरामद होगा। चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, सहर कामरान साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं, बहुत कम वक्त रह गया, प्लीज़ ऐड कर दें बस। देखिए बात ये ऐड करना नहीं चाह रही, मैं फवाद इस पे बात करना चाह रही हूँ तफसील से। ठीक है, मैं 26 तारीख को भी गई हूँ पिम्स, कल भी गई हूँ, कॉलिंग अटेंशन भी जमा कराया। अफसोस की बात यह है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वजीर आजम साहब को अगर किसी ने इस्तीफा पेश किया है तो वही शुरुआत करें, कबूल करें। जब तक एक वजीर जो है इस्तीफा नहीं देता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिप्स इस्तीफा नहीं देता, कौन सी इंक्वायरी? एक सेक्रेटरी को बरतरफ करके आप दूसरे सेक्रेटरी को लगाते हैं, उस सेक्रेटरी पे पहले कितनी इंक्वायरीज है। ये जो है ना कॉस्मेटिक मेजर्स नहीं चलेंगे। आपने 14 माएँ जिन्होंने 9 माह उन बच्चों को अपने वजूद में उनकी परवरिश की, जब उनको गोद में लेके उनका माथा चूमने का वक्त आया तो आपने जली हुई मैयतें, हर माँ को, हर बाप को गम है, और जिसके सामने भी ये विजुअल्स आए हैं, जिसके सामने ये मनाजिर आए हैं, ये सारा वाक़या आया है, वो तो सभी शिद्दत गम से निढाल हैं। और यकीनन ये हम सब के लिए भी अलमिया है कि हमारे यहाँ सानहे हो जाते हैं लेकिन इस्तीफ़ा नहीं आता। चूँकि प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है हमें, और हमारे साथ हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद थे, शफ़क़त अवान साहब मौजूद थे, सहर कामरान साहब मौजूद थी। आप सबका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद जब हम नाज़रीन वापस आएंगे तो मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से अब हम बात करते हैं, और इस कत्ल के बाद उनके लवाहिकीन जो होने वाली तहकीकात हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम भी हुआ है, किस हद तक वो उससे मुतमईन दिखाई देते हैं।
मीर रज़ा के वालिद के वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिब्रान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि मीर रज़ा कत्ल के जुडिशल कमीशन ने आज से बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ भी कर दिया है। आपने कमीशन की मुखालफत की थी, लेकिन वालिद ने आज एतमाद का इजहार किया है, तो क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो गए हैं? देखिए, हमने पहले भी एक बात की थी, वो आज भी हमारा मौक़िफ़ है और वही मौक़िफ़ आज जुडिशल कमीशन ने भी रखा है अपने सामने कि केस की तफ्तीश करना उनका काम नहीं है। उनको जो TORs दी हैं उसके तहत वो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, जिसमें प्राइमरीली जो चीज़ है वो ये सामने आएगी कि क्या केस की तफ्तीश जो है वो कानून के मुताबिक और ज़िम्मेदाराना और पेशावराना तरीके से हो रही है, और दूसरा ये कि क्या अब तक जो तफ्तीश हुई है उसमें मुजरमाना गफलत या जानबूझ के दानिस्ता तौर पे कोई मुजरमाना इकदाम किसी पुलिस अफसर या किसी और सरकारी अफसर से हुए हैं जिन्होंने केस को कवर अप करने की कोशिश की हो। या जुडिशल कमीशन ने खुद वाजे किया कि कातिलों को ढूंढना, चार्जशीट बनाना, केस की एक्चुअल तफ्तीश करना, मुजरमान को सामने लाना, वो इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है। तो हमारी JIT की डिमांड आज भी अपनी जगह है और वैसे ही है, मगर जुडिशल कमीशन जो अपने TORs के तहत फैक्ट फाइंडिंग करना चाहती है वो करे। उन्होंने खुद भी आज वाजे कर दिया कि केस की तफ्तीश को जो है वो नहीं किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन जो सिंध हुकूमत की तरफ से बार बार की जा रही थी कि जी किस लिए बन रहा है जुडिशल कमीशन। अच्छा जिब्रान साहब, सिंध हुकूमत ने इस केस में, जी हाँ, जो नई तफ्तीशी टीम बनाई थी उसको भी अब 2 हफ्तों से जायद हो चुके हैं। कुछ बताया है कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं, क्यों अभी तक कातिल सामने नहीं आ सके? देखिए, उन्होंने हमें क्या बताना है, उन्होंने अदालत को जो बताया है पिछली पेशी पे, जब एक मुल्जिम की बेल की दरख्वास्त की और वो मुल्जिम भी खुद साख्ता मुल्जिम है जो कि अभी तक पुलिस के मुताबिक उन्होंने किसी को इस केस में मुकदमे में नामजद नहीं किया है और अभी तक उनको कोई ऐसा सुराख नहीं मिला है। अब वो मिला नहीं है या ढूंढना नहीं चाहते या उस तरफ देख नहीं रहे जिस तरफ खानदान इशारा कर रहा है, या उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे जो बार बार खानदान उठा रहा है। इसीलिए एक ट्रस्ट डेफिसिट भी पैदा हो चुका है और जिस केस के अंदर IG की सतह तक एक मौक़िफ़ पहले इख्तियार कर लिया हो कि ये केस सुसाइड का है और इस वजह से पार्टिजन हो गया हो पूरा डिपार्टमेंट, तो इसलिए बहुत मुनासिब और ज़रूरी है और बुनियादी हक है लवाहिकीन का, मुद्दई का, कि बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर तश्कील देके पुलिस के साथ एक JIT तश्कील दी जाए और वो जो है जॉइंटली इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा जिब्रान साहब, अब सवाल ये है, जो आपकी बातों से मैंने नतीजा अखज़ किया, वहाँ पे ये सवाल ये बनता है कि ख़ानदान आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है और क्या नई टीम भी इस केस को खुदकुशी की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ रही है? आपको भी ऐसा ही लगता है? नई टीम किस तरफ लेते हुए जाती नजर आ रही है ये वो आपको खुद बेहतर बताएंगे। हमें तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी हम खुदकुशी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, मगर जब गवाहों को बुलाते हैं तो गवाहों को कहते हैं कि हाँ जी हम अभी भी खुदकुशी के एंगल को देख रहे हैं। और जहां तक हम इशारा कर रहे हैं कि जो CCTV फुटेज हमें नहीं दिखाया जा रहा या जो CCTV के अंदर कुछ मशकूक गाड़ियां या मोटरसाइकिलें नजर आ रही हैं या जो उसके फोन के साथ छेड़खानी की गई है उसकी वफात के बाद उसके अकाउंट्स में लॉगिन किया गया है, या वो जिनसे आखिरी एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हुए आए मैसेज से राब्ते में था, इन तमाम तर चीजों के जवाब अभी तक सामने नहीं आ रहे। कुछ हो सकता है इस बुनियादों पे नहीं आ रहे कि जिन कंपनी से डेटा मांगा है वहां पे कुछ ताखीर हो, मगर कुछ इस बुनियादों पे नहीं आ रहे कि जानबूझ के जो है वो CCTV वहां पे इकट्ठा ही नहीं किया गया, जानबूझ के पहले 15 दिन जियो फेंसिंग नहीं की गई, जानबूझ के सारे CDRs इकट्ठे नहीं किए गए। यानी कि क्या मीर रजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स या iCloud रिकवर हो सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अगर मखसूस मुद्दत में ये नहीं हुआ तो फिर बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी रिकवरी। देखिए जी, आप उनको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसके बाद आप उनसे कहते हैं कि आप इस डेटा को प्रिजर्व कर दें, अपने पास सेव कर लें जब तक आप हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। तो वो रिक्वेस्ट भी जो है हमने ड्राफ्ट असिस्ट करने के लिए तफ्तीशी टीम को बना के दिया और उनको बताया कि कहाँ कहाँ कौन सी ईमेल एड्रेस के ऊपर कौन कौन सी कंपनी को आपने ईमेल करना है, और वो पुलिस ने हमें आगाह किया कि जी उन्होंने वो चीजें सेंड कर दी हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि इसको अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा तो वो डेटा जो भी रिकवर हो सकता है, जो भी पॉसिबल है, एप्पल की अपनी पॉलिसी और बैन अवी कानून और एक बहुत ही तशवीशनाक बात, जमहूरी माशरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है। जिब्रान साहब, इंसाफ दिलाने के लिए जो नौजवान एहतजाज कर रहे थे मीर रज़ा को, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। किसके कहने पर आखिर ये हुआ है और क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? कुछ बता सकते हैं आप इस हवाले से हमें? देखिए, वो सरकार ने FIR की है, पुलिस के अपने अफसरान ने अपनी मुद्दईयत में FIR काटी है, तो डेफिनेटली सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत की जानिब से ये इकदाम लिया गया है
जिसकी खानदान मजम्मत करता है, चूंकि क्या एक डिमांड कर रहे हैं, एक कानून की पासदारी डिमांड कर रहे हैं ना, कानून की अमल दरामद ही डिमांड कर रहे हैं। जो पुलिस इस वक्त इस केस के अंदर तफ्तीश नहीं कर रही, उसी को फाल होने की डिमांड कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की डिमांड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड कर रहे हैं। इन जायज मुतालबात के ऊपर अगर आप उनको डिटर करेंगे, उनको डराएंगे, खौफजदा करेंगे या हिरासा करेंगे FIR की शक्ल में या गिरफ्तारियों की शक्ल के अंदर, तो फिर हम वही बार बार सवाल होगा कि आप कौन सा वो सच है जो दबाना और छुपाना चाह रहे हैं रोज़े अव्वल से जो इस केस से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये बात हम सबके सामने आया है कि अगर ये नौजवानों की तहरीक ना इस केस के साथ जुड़ी होती और मीडिया आप लोग अपना हक ना अदा कर रहे होते, तो अब बहुत से केसेस जी आते हैं चलते हैं अदालत में, मगर वो गुम हो जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है, तफ्तीश में रुला दिया जाता है, खानदानों को डरा दिया जाता है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो ये नौजवान जो है आवाज बने वालिदैन की, मीडिया आवाज बना है वालिदैन की, जिसकी यकीनन नौजवान अगर खड़े नहीं होते और मीडिया अपना किरदार अदा नहीं करता तो फिर इस केस को भी आगे नहीं बढ़ता हुआ हम देख पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ वकील जबरान नासिर मौजूद थे और जो मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।